नमस्ते। आप सुन रहे हैं हिंदी उपन्यास गोदान शब्द साहित्य के साथ भाग 15। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन थोड़े। कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपकी जेब में 5 रुपए। लाहौल बिलाकुबत। कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। खन्ना खिसियाकर बोला, अजी उनके पास एक पैसा भी ना होगा। कौन जानता था कि आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता आप फिलोसोफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित। देखिए अपनी भद न कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था, विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे। काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहकाकर मारा और जेब से 100 रुपए के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी। कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों ना हो, फिलोसोफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ क्या जादू मारा? मेहता अकड़कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं। ऐसा कौन सा बड़ा काम था? जाकर पूछा, अंदर आऊं? बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। मेहता जी अंगूठी 1000 से कम की नहीं। आपने तो देखा है। बस वही, आपके पास रुपए हों तो 500 रुपए देकर 1000 की चीज ले लीजिए। ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए न दिए तो वे दाग निकल जाएंगी। पीछे से कौन देता है? शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपए किसके पास धरे हैं। मुस्कुराइए और चट अपने बटुए से 5 नोट निकालकर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या ज़रूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का ये हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है? खुदा झूठ न बुलवाए, यह तो आपकी एक दिन की आमदनी है। समझ लीजिएगा एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथों में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लतुआज अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई। मुश्किल से 10 रुपए निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपए खुद दे दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं? खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं? धन्य भाग।
राय साहब के साथ ही हाल में आ बिराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई। बैठिए, तकल्लुफ़ ना कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ़ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यों आप अपने को कुछ समझें और आपको शोभा भी नहीं देती है। लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं, सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, अभी लोग उसका मूल्य न समझें, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। आपको ये जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बांटने को उत्सुक हैं। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके सभापति आप हों। ओमकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यूँ वह कभी कभी जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल ना पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थद्वंदता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में वह एक एक को रगे देते थे। कलम तेज थी, बाणी कठोर, सांप गोई की उच्च श्रृंखलाता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान कहाँ है। आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदुपयोग कभी निष्फल नहीं जाता। यह ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नज़रों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझता रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दे दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता। मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह से स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है। वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओमकार नाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर ये आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे पहले मौजूद पाएंगे।
मिर्जा जी ने पुचारा दिया। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहें। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है, तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो ये सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या ताल्लुकेदार को सभापति बनाकर खूब धन बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह है हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपके पत्र हैं। हमने निश्चित किया है कि हर एक नगर गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500 प्रतियां भी ले लीं तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीनी समझें। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि कौंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओमकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हम गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है, मिस्टर मेहता ने सुधारा नहीं, महस्य तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया। हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, से सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको ना खर्च से मतलब, ना प्रोपेगेंडा, ना दौड़ धूप से। ओमकार नाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हम आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है, और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम को तिलांजलि देना चाहिए। हमें आज से कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद में खेलने वाले, एक थाली में खाने वाले भाई हैं। जिस सभा के सभापति पूज्य ओमकार नाथ जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हैं, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपया करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें।
मैं शराब नहीं पीता तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संग में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका। मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओमकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे ना उखाड़ने लगे, नहीं तो यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओमकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा। उस नारी जाति का जिसके नैन बाणों से अपने हृदय को विधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस तरह महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति को सेहत का जाम पिएंगे। वर्प शराब और सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओमकार नाथ को अपने हाथों से लाल बिस से भरा हुआ गिलास दिया और उन्हें किसी ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी दृढ़ श्रेष्ठता काफुर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पीती ना पी हो, उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीभ का पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो कहाँ जाते कहाँ? फिर वह तो रेलगाड़ी पर ना चढ़ते थे, कल का पानी ना पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से बिस्वी मिले तो श्रोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं वह आज उनके साथ खड़ा है। क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने गिलास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो वो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं निरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे धम्बी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हॉल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद कह के निकल पड़े हों। वाह देवी जी, क्या कहना, कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नेम का घड़ा, फोड़ दिया। ओमकार नाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता बचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ।
कह कौन से? हॉल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ी थी। दूसरा गिलास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिएं और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने गिलास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाज़त हो तो सुनाऊं? चारों तरफ से आवाज़ें आईं, हाँ हाँ जरूर सुनाइए। ओमकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उनका यह पहला अवसर था। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उसकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सींग की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ हैं और मुंह से निकलता कुछ है। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी सुधि ही नहीं रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र्य न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। ना जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सबको निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की? बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं हैं, किसी के बाप का नौकर नहीं, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक हैं। हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम हैं। हम आपका चरण रज हैं। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। यह कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकालें। राहाई साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है। एक एक को अपने पत्र में रगे देगा और ऐसा ऐसा रगे देगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है कि किसी पर दया नहीं करता। लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता, ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है? यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ चुके थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी की काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुल्हा,
कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे न जाने किधर से आ खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ मत से जाओ। हमारे साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल है, तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? यह तुम लोगों का काम है, यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, क्या मामला है? अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है। हमारी कोठी में 50 जवान हैं। हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता था, 1000 वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? हम बतलाएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाएं। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता है तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फिर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है। हमारा अपना कांसल है, हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट करता है और यहाँ मासूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उनसे सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाएं, नहीं हम तुमको उठा ले जाएगा और अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। या तो हमको 1000 अभी दे दे या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है। इस जिला में हमारा 500 जवान का काम करता है। हम अपने कबीले का खान हैं। हमारे कबीले में 10,000 सिपाही हैं। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा, तुम्हारा मासूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुत्फ आता है। हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थीं। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वह अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्य स्पष्ट समझते थे, लेकिन उसकी बंदी को क्या करते, जिन्होंने जरा भी ची चपड़ किया और इसने बंदूक चलाई। होश तो होते ही हैं ये सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक ना होती तो राय साहब उससे सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यह थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता। नहीं दम के दम
मैं सारा गांव जमा हो जाता और उसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए आगे।